देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ये लाइन बचपन से हमारा सुना हुआ है और इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काम कुछ ऐसा कर जाता है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। सेम ऐसा ही कुछ रोल हमारे सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। सो हे गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव। तो एक आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि आज हमारा डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला है। बिल्कुल, आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर हमारा डिस्कशन होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा था, जहां पे आपने देखा था कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हमारे बॉडी में, जो हमारे सेल्स में बहुत बड़ा काम करता है। ये हमारे सेल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जब इसकी स्टडी करने हम एक सेल में जाते हैं, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल को अगर हम देखते हैं तो हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से नहीं दिखता। इसका रीजन यही है कि इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर लेते हैं, फिर भी हमें ये नहीं दिखता। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना जरूरी है। जब तक हम इसे स्टेन नहीं करते हैं तब तक माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई नहीं देता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जब हमें दिख जाता है तो इसकी स्टडी करने हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसके शेप और इसके साइज में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करें तो ये आसानी से हमें नहीं दिखता है। इसे देखने के लिए सबसे पहले इसे स्टेन करने की जरूरत है। हम जब तक इसे स्टेन नहीं करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमें आसानी से नहीं दिखता है। अब हमें चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा स्टेन करने के बाद, तो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। हर एक सेल का अपना ही एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने लंग्स के अंदर मौजूद सेल्स की बात करें तो इसका यही काम है कि ये किसी भी तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स को रिसीव करे और फिर उसको हमारे ब्लड के सेल्स तक दे दे। अगर हम अपने लीवर के सेल्स की बात करें तो इसका सिंपल सा यही फंक्शन है कि ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करवाए। अगर हम अपने पैनक्रियाज के सेल्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसका काम पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करवाना है। अगर हम अपने इसोफेगस की सेल की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसको काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाना और फूड को हमारे स्टमक तक भेज देना। अगर हम अपने मसल्स के सेल्स की बात करें तो इसका यही फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो और किसी भी इंसान को मूवमेंट करने में हेल्प करे। तो हर एक सेल का अपना ही कुछ फंक्शन होता है। कोई सेल्स हमारे बॉडी में ऐसा है कि वो बहुत देर तक रेस्ट में रहता है, पर कोई सेल्स ऐसा है कि चाहे हम जगे रहें या फिर हम सो जाएं वो कंटिन्यूअस फंक्शन में रहता है। फॉर एग्जांपल, हमारे लंग्स का सेल, हमारे ह्यूमन हार्ट का सेल जो है ये लगातार फंक्शन कर रहा होता है चाहे हम जगे हों या फिर हम सो रहे हों। तो ऐसे सेल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेंसिटी होता है वो कुछ ज्यादा होता है, और ऐसे सेल्स जिसका फंक्शन बहुत कम होता है वैसे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी जो है वो कुछ कम होती है। इतना जानने के बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और उसके साइज के ऊपर एक डिस्कशन करने जाएं तो हमें पता चलता है कि हर एक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया शेप और अपने साइज में ग्रेट वेरिएशन दिखाता है। एक जनरल बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम शेप को लेकर के एक जनरल डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो है सो सॉसेज शेप का होता है। सॉसेज एक ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो खाने का एक सामान है, उसके तरह यह दिखता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसका यही मतलब है कि इसके जब हम इसके साइज को अगर हम मेजर करेंगे तो हम इसके डायमीटर वगैरह को देखेंगे। अगर हम इसके डायमीटर को देखने जाए तो हमें पता चलता है कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसके बाद अगर हम इसके लेंथ की बात करें कि कितना लंबा होता है ये, तो हमें पता चलता है लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर एक डायग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश करें तो कुछ अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर इस सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसकी ये वाली लंबाई जो है सो 0.2 से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर तक होगा। अगर एवरेज निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई देखते हैं तो 1.0 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 4.1 माइक्रोमीटर तक का भी होता है।
मतलब ये अपने फंक्शन के हिसाब से ये अपने शेप और अपने साइज में भी अच्छा खासा वेरिएशन हमें दिखाता है। अगर हम इसके शेप और साइज से आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पता चलता है कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल है। मतलब कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो लेयर के मिलने से बना है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम डायग्राम के मदद से समझने की कोशिश करें, इसे इरेज करते हैं हम। अगर हम इसके डायग्राम को इस तरीके से बनाएं तो हमें पता चलता है कि ये दो बाउंड्रीज के मिलने से बना है। ठीक है, अगर हम इसे आउटर मेम्ब्रेन कह दें और इसे अगर हम इनर मेम्ब्रेन कह दें तो हम कहीं से गलत नहीं होंगे। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन दिख रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन जिस तरीके से एक सेल में सेल वॉल फंक्शन कर जाता है, मतलब एक परफेक्ट शेप तैयार करके दे देता है किसी भी सेल को, उसी तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन जो है सो देखने से नहीं लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये परफेक्ट शेप और साइज प्रोवाइड करा करके दे रहा है। किसको? एक माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के ल्यूमेन को दो हिस्सों में बांट देता है। मतलब कि ये इसके अंदर का जो स्पेस था उसे दो हिस्सों में बांट दिया। ये बाहर वाला इसे हम कह सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है, और ये अंदर वाला जो था इसे हम कह सकते हैं इनर कंपार्टमेंट। मतलब दो कंपार्टमेंट्स में इसको बांट दिया गया है। अगर हम इनर कंपार्टमेंट की बात करें तो इनर कंपार्टमेंट को हम कह देते हैं, एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम कह देते हैं मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन की एक और खासियत है, ये इनर मेम्ब्रेन जो था इसकी एक और खासियत ये है कि ये जगह जगह से क्या करता है, अंदर की ओर एक इनफोल्डिंग तैयार करता है। इस तरीके से इनफोल्डिंग बना लेता है। यहां से भी एक इनफोल्डिंग बना लेगा, यहां से भी अगर हम देखें तो यहां से भी एक इनफोल्डिंग बना लेगा, यहां से भी एक इनफोल्डिंग बना लेगा, यहां से भी एक इनफोल्डिंग बना लेगा, इधर से भी एक इनफोल्डिंग, इधर से भी एक इनफोल्डिंग, इधर से भी एक इनफोल्डिंग और फाइनली इधर से भी इनफोल्डिंग। ये इनफोल्डिंग बना लेने से क्या होता है, देख रहे हो कि अंदर वाले मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। और चूंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, इससे क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होगा, जिधर से एनर्जी निकलने वाली है, वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो पाएगा और फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए अंदर का जो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इसे हम कह देते हैं क्रिस्टी, CRISTAE, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं फाइनली। और अंदर वाले कंपार्टमेंट को हमने मैट्रिक्स कह दिया था। मैट्रिक्स मतलब कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे देखें तो पता चलता है ये इस तरीके से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरा होता है। कौन सा? तो ये अंदर की ओर जो होता है। अब इस अगर मैट्रिक्स की अगर हम और बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम में कौन सा? तो भैया 70S राइबोसोम मौजूद है इसमें। राइबोसोम के अलावा इसमें क्या है कि प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए अदर जो भी कंपाउंड्स की जरूरत है वो भी इसमें मौजूद होता है। और बात करें तो इसके अंदर सिंगल सर्कुलर DNA भी मौजूद होता है। अगर बात करें तो सम अमाउंट में इसमें RNA भी पाया जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं किसके अंदर, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। फाइन। और एक और की रोल इसका क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रियाज आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक अगर हम डायग्राम इस तरीके से अगर हम बना दें, इस तरीके से अगर बड़ा सा एक डायग्राम बना दें और कह दे कि ये बड़ा सा डायग्राम अगर सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में कहीं पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर क्या होगा, तो O2 आएगा। इसी आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स भी आएंगे और फिर इनर मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए मैट्रिक्स में पहुंचेंगे
और इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी मैट्रिक्स में फूड और इस O2 का रिएक्शन होगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O और फाइनली इसके साथ एक और चीज बनेगी जिसे हम ATP कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही हम जानते हैं कि यही ATP किसी भी सेल में, किसी भी लिविंग बॉडी में एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी ATP के फॉर्म में हमारे शरीर में बनता है। तो चूंकि यहाँ पर ATP बन रहा है इसलिए हमने इसे एक नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कह दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, बचपन में पढ़े थे कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन वहां पे तुमसे ये किसी ने नहीं पूछा था कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। अगर इसका भी आंसर तुम्हें पता है कि चूंकि यहाँ एनर्जी बन रहा है तो तुमने कह दिया इसलिए इसे कहते हैं, लेकिन अब इस स्टैंडर्ड में तुम्हें क्या देखना है कि यहीं पर एनर्जी क्यों बन रहा है। तो इसका यही सिंपल सा आंसर होगा कि चूंकि यहीं पर रेस्पिरेशन हो रहा है इसलिए यहीं पर क्या होता है, इसलिए यहीं पर एनर्जी बन रहा है। और चूंकि यहाँ पर एनर्जी बन रहा है इसलिए हमने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें जानने को रह गया है कि ये भाई डिवाइड कैसे करता है। तो अगर इसके जैसा सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन में, एक अमीबा, पेरेंट अमीबा जो है दो छोटे छोटे डॉटर अमीबास में टूट जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जब इसे डिवाइड करना होता है तो ये जो दो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन के मदद से अलग अलग हो जाता है। अगर ये एक सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये दो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज में इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये अगर हम इसे पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया कह लें और इस दोनों को अगर हम लोग डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया कह लें तो हम लोग कहीं से गलत नहीं होंगे। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आई। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हमें आसानी से नहीं दिखता। इसे देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ता है। जरूरत के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है। ये अपने शेप और अपने साइज में भी ग्रेट वेरिएशन दिखाता है। साइज की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक इस अपने लेंथ को ले जाता है। अगर अपनी इसके डायमीटर की बात करें तो अप्रॉक्स 0.5 माइक्रोमीटर का ये होता है। क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है इसलिए इसे हम यहीं पर ATP बन रहा है इसलिए हमने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया। ये फिजन के प्रोसेस से डिवाइड करता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल 70S राइबोसोम इसके अंदर होता है। कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर सिंगल सर्कुलर ये DNA होता है और इसके अंदर कुछ RNAs भी मौजूद होती हैं। और इसके इनर मेम्ब्रेन को, जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है उसे हम क्रिस्टी कह लेते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। और किसी तरीके का डाउट है तुम्हारे पास तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। NCERT बुक को जरूर पढ़ना है। NCERT एक ऐसी बुक है जो मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा से ज्यादा बातों को वो एक्सप्लेन कर देता है। सो NCERT को पढ़ना मत भूलना और इसे एक बार पढ़ लेना और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।